ओके गाइस, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। पिछली बार आपने अगर सिलसिला देखते आए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपने देखे थे एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर, जिसमें हमने देखा ईएमएफ और करंट सेम फेस में ट्रैवल करते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ इंडक्टर, जिसमें हमने देखा ईएमएफ लीड करता है इंड्यूस करंट से बाय π/2 रेडियन। फिर हमने एलआर या आरएल सर्किट भी देखे, जिसमें एक रेजिस्टर आ जाता है सीरीज़ में, तो उसमें हमने देखा इंड्यूस ईएमएफ लीड करता है अभी भी करंट से, बट नॉट बाय द फिक्स एंगल। प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडक्टर है, तो कौन लीड करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे तुम लोग को याद ही नहीं, फिर से जाओ। सबसे पहले एसी सोर्स के साथ क्या कनेक्ट किए थे, सबसे पहले रेजिस्टर। एसी सोर्स के साथ क्या कनेक्ट किए थे, रेजिस्टर। कौन लीड कर रहा था, कोई नहीं, दोनों भी सेम तरह से वैरी कर रहे थे, दोनों भी सेम तरह से वैरी करे। फेस एंगल क्या था, जीरो, फेस एंगल क्या था, जीरो। सेकंड सिचुएशन, एसी सोर्स के साथ क्या कनेक्ट किया गया, इंडक्टर। एसी सोर्स के साथ क्या कनेक्ट किया गया, अरे बोलो क्या कनेक्ट किया गया, इंडक्टर। फिर कौन लीड करता हुआ नजर आया, ईएमएफ। कौन लीड करता हुआ नजर आया, कितने से, π/2 रेडियन। फिक्स वैल्यू थी π/2 रेडियन, मगर उसी इंडक्टर के साथ अगर सीरीज में एक रेजिस्टर जोड़ दिया जाए, उसी इंडक्टर के साथ अगर सीरीज में एक रेजिस्टर जोड़ दिया जाए, अभी भी कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ। अभी भी कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ, बट लीडिंग एंगल फिक्स नहीं है ना। इट शुड बी कैलकुलेटेड, है ना, tan इनवर्स ऑफ XL अपॉन R से, मतलब वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मगर ईएमएफ लीड करता है, ये बात पक्की है। कितने एंगल से लीड करेगा वो बात हमको मालूम नहीं, वो फिक्स नहीं है, वो XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और R की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये दूसरा स्टेज हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे तीसरे स्टेज पे, जिसमें अब कैपेसिटर रहेगा। तो फॉर द प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं एज इट इज। जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, यहाँ पर ये आपका जो है, ये जो सेल, ये एसी सोर्स है, ये इसे चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, ये इसे चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। करंट दौड़ना चालू हो जाएगा, मगर क्या करंट दौड़ते ही चार्ज हो जाएगा, क्या करंट दौड़ते ही चार्ज हो जाएगा, नहीं। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा देर लेगा, है ना। आगे यहां पर चार्ज होगा, वो मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया। अब वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है, अब वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, है ना, एकदम बाद में। और हम जानते हैं कि देखो भैया भैया देखो 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 देखो, यहाँ तुम्हारा जो सोर्स है ना, ईएमएफ जो है ना, वो एसी है, जो अपना नेचर बार बार बदलते रहता है। इसने यहाँ से शुरू किया उसको चार्ज करना, है ना। जब यहाँ करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचा, फिर बाद में देखा कि भाई चार्ज हो गया, हाँ चार्ज हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है। पहले क्या होता है, चार्जिंग होता है, फिर क्या होता है, डिस्चार्जिंग, क्योंकि करंट अपना नेचर बदलने वाला है। पहले करंट क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, फिर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ फिर क्या होगा, डिस्चार्जिंग। फिर वापस से चार्जिंग शुरू होगी, वापस से चार्जिंग शुरू होगी, मगर ऑन द अदर साइड। अब ये साइड का पॉजिटिव बनता जाएगा और ये साइड का क्या बनता जाएगा, नेगेटिव बनता जाएगा। फिर धीरे 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 यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज होगा, और ये फिर बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बाद में ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर वापस से करंट अपना नेचर क्या करेगा, बदलेगा, फिर से डिस्चार्ज करेगा इसको, है ना, और इधर को चार्ज करेगा, है ना, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, है ना। ये खेल चलता रहेगा। आया समझ में। मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो बराबर होगा, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलना गलत हो गया, ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स के बराबर एकदम फौरन नहीं हो जाता, थोड़ा टाइम लेता है। तुम देखो यहाँ आगे बढ़ने से पहले, इक्वेशंस बनाने से पहले दिमाग में एक बात आ गई, इस बार करंट आगे चल रहा है, इस बार करंट आगे चल रहा है, इस बार करंट ही आगे चल रहा है, खुद से आगे चलना चालू गया। तुम देखो ना, तुम सीन देखो क्या हुआ। पहले इंडक्टर था, पहले इंडक्टर था, जैसे ही तुमने बटन दबाए, की को क्लोज किए, करंट दौड़ रहा था, मगर अपनी मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंचा था, करंट अपनी मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंचा। करंट के आने से पहले ही
ये इंडक्टर ने क्या बोला, अपोज, बता करंट अभी 0 से बस राइज हुआ था, है ना, तो ये पहले के पहले ही मता एकदम ताकत से उसको क्या कर दिया, बोल दिया मता। तुम देखो ईएमएफ पहले से ही ताकतवर है इंडक्टर में, काय में, इंडक्टर जो अपन ने लास्ट क्लासेस में पढ़े, वो इसमें ईएमएफ आगे चल रहा था, है ना, करंट बाद में इंक्रीज हुआ, करंट ताकतवर बना, ई को लौट के आगे चले गया, है ना, सच में नहीं लौटा भाई, मैं एक फील लाने के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना। यहां क्या खेल समझ में आ रहा है, करंट तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहले से बह रहा है ना, मगर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया क्या, जब तक कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं होता, जब तक कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम लेवल पे चार्ज नहीं होगा, तब तक उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। तो करंट तो अपनी पूरी क्षमता में बह रहा है ना, करंट तो अपनी पूरी क्षमता में बह रहा है। आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते से चार्ज हो जाता क्या, ये लगाया, काश कैसा होता, है ना, सबके दिल में आया होगा काश कैसा होता, मैंने यूँ बटन चालू करा, हाँ बटन बंद, आ गया, चलो हो गया फुल चार्ज 100%, ऐसा होता है क्या, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वायर का करंट तो फ्लो हो रहा है ना, चार्जर में से करंट तो फ्लो हो रहा है ना फुल क्षमता से, मगर क्या चार्जर मोबाइल चार्ज हो गया पूरा 100%? नहीं, टाइम लेता है। तो करंट अपनी पूरी क्षमता से बह रहा है, मगर कैपेसिटर चार्ज होने के लिए टाइम ले रहा है ना। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V इस E के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो भाई खैर हम आगे बढ़ते हैं। मान के चलो कि भाई ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले प्रोसेस में एक ऐसा मोमेंट आया कि ये जो आपका कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस C है, ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, और उस पर जो चार्ज है वो कितना है, मान लो स्मॉल q, इस पर जो चार्ज कितना है स्मॉल q जमा हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर q, ओ भाई स्मॉल q इज इक्वल्स टू CV। बोले ये कहाँ से आ रहा है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, तो Q इज इक्वल्स टू CV, ये आएगा। अच्छा चलो मान लो। अच्छा मैं बोलूँगा ये देखो कैसा है कि हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे पहले लिखना चाहिए था यार, रुको मैं वो थ्योरी नहीं लिख रहा है, वो थ्योरी आएगी डिस्क्राइब करिए, कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ इंड्यूस ऑफ EMF E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, फिर आप लिखेंगे E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू इज इक्वेशन नंबर 1। थ्योरी आएगी यहाँ पर, मैं थोड़ा डायग्राम मार रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा वंस द कैपेसिटर इज चार्ज कंप्लीटली, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज से V, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा V। तो जैसे कि मैं जानता हूँ C इज इक्वल्स टू क्या होता है Q बाय V, तो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CV। बट मैं एक और बात जानता हूँ, बोले क्या, कि भाई मैं ये भी जानता हूँ कि I जो है वो तो dQ अपॉन dt होता है, I जो है dQ अपॉन dt होता है, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू d बाई dt CV, है ना, CV के बराबर है। मगर भैया मैं ये कौन से मोमेंट को स्टडी कर रहा हूँ, जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है तो V किसके बराबर होता है, E के बराबर। देखो I इक्वल्स टू C को निकाल बाहर, dE अपॉन dt, C तो कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर निकला, dE अपॉन dt। हाँ जी भाई मान लिया। अब आगे क्या, अब E का इक्वेशन डालो, d बाई dt E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, E0 ओ C रह गया, देखो I इक्वल्स टू C d बाई dt E0 साइन ओमेगा टी। अब लो तो भैया इसका डेरिवेटिव लो, तो देखो I इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ये आगे मेरे पास इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, है ना, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर I की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मगर इसमें क्या हो गया, इसमें ये फैक्टर्स कैसे हैं, कांस्टेंट है, सिर्फ ये एक फैक्टर है जो वेरिएबल है। तो जब ये अपनी मैक्सिमम, है ना, परम सीमा पे होगा, तो I भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो भाई मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, है ना, इफ़ देयरफॉर आई इक्वल्स टू, या आई इज़ मैक्सिमम दैट इज इक्वल्स टू I0, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी E0 ओमेगा C। ये आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट है। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देकर रखता हूँ, इसको बाद में इस्तेमाल करूँगा मैं, अभी नहीं, इसको बाद में यूज़ करूँगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ इसको ऐसे लिख कर रख देते हैं कि भैया मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है ना, वो उसकी वैल्यू ये अमका ढमका फलाना ये आने वाली। ओके, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या, आगे क्या, देखो आगे क्या। अब ऐसा है कॉस ओमेगा टी को, या फिर इस इक्वेशन को देखो फ्रॉम 2, इसका काम होगा क्या, इसको इक्वेशन नंबर मत दो यार, इसी को दो बस, इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर बस देयरफॉर आई इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते, I0 कॉस ओमेगा टी। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, I इक्वल्स टू I0 कॉस ओमेगा टी। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और या 3A, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो भैया अब ये इक्वेशन जो मुझे समझ में आ रही है, जिसको मैं 3B दूंगा, ये मेरे को बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कट समझा दे रही है। बोले क्या समझा रही है, कि करंट लीड कर रहा है यहाँ पर EMF से। कौन लीड कर रहा है भैया, करंट लीड कर रहा है EMF से बाय पाई बाय 2 रेडियन, है ना। हियर करंट लीड्स द इंड्यूस्ड EMF बाय पाई बाय 2 रेडियन। यहाँ पर भैया करंट लीड कर रहा है EMF से बाय पाई बाय 2 रेडियन। और इट कैन ऑल्सो बी सेड एज, और EMF लैग्स द करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। EMF लैग्स द करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। देयरफॉर अगर I की इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी है ना, तो E की इक्वेशन E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाएगी, जिसको मैं माइनस E0 कॉस ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, माइनस E0 कॉस ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्राफ के खेल के लिए इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन समझना। आई बात समझ में। अब सीन को समझो क्या हो रहा होगा स्लो मोशन में। ये है मेरा कॉइल AC सोर्स का, ये जा रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ठीक है। जैसे ही इसने घूमना स्टार्ट किया, जैसे ही इसने घूमना स्टार्ट किया, करंट बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। कैपेसिटर चार्ज हो गया क्या, हुआ क्या चार्ज, नहीं, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। जब ये यहां पहुंचा, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V विच इज इक्वेलेंट टू इंड्यूस या नॉट इंड्यूस या AC सोर्स का, जो वो भी इंड्यूस ही होता है मगर AC सोर्स के EMF के बराबर हो गया, है ना। देखो अब यहां से नहीं अभी नहीं हुआ, और आगे जाना पड़ेगा उसको, या मैं थोड़ा रॉन्ग कर रहा हूं। हाँ बराबर, पाई पे होगा। देखो अभी हम लोग कहेंगे कि देखो यहाँ से जैसे जैसे करंट आपका बढ़ रहा है, अभी मैं करंट मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है अभी फिलहाल। ग्राफ के साथ समझाते हैं यार, वो ग्राफ में ही समझ में आएगा वो। पहले ग्राफ बना लेते फिर समझाता तुमको मैं। ये इधर का हो गया क्या, अच्छा ग्राफ से पहले मैं रिएक्टेंस बता देता हूँ और फिर उसके बाद आखिरी में ग्राफ वो दे देता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी ये फ्रॉम 2 I0 इज इक्वल्स टू E0 ओमेगा C, I0 इज इक्वल्स टू E0 ओमेगा C। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल्स टू E0 अपॉन I0, जिसको मैं लिख सकता हूं ERMS अपॉन IRMS, है ना। √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, कैंसर। अब ऐसा है V बाय I, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। मगर सर्किट में कौन कनेक्टेड है, कैपेसिटर एक रेजिस्टिव कंपोनेंट है कि नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट है, नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट।
कोई नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट करंट के फ्लो को अपोज करेगा तो क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंस। मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज XC इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा फिर आपका बेटा? 1/ωc या 1/2πfc। यहां एक बहुत ही खास बात समझ में आती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को। तो क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ क्या है आपका? कुछ ऐसा बनेगा। आई बार समझ में आपको? ठीक है, लिख लो ये पूरा, जब तक मैं उधर का डायग्राम बनाता हूँ। ओके बेटा, देखिए, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमको देखना है। देखो, अब इसमें केस 1 हमको मालूम है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में इंड्यूस्ड करंट लीड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ से, या इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग करता है इंड्यूस्ड करंट से। उसको बताने के दो अलग अलग तरीके, एक ये और एक वो, इक्वेशन वाइज। अगर इक्वेशंस दो अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है तो ग्राफ भी दो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये वाला तरीका जो कि बोर्ड से रिलेटेड है, स्टेट बोर्ड से। तो देखो, यहाँ हम देखेंगे ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, साइन। देखते से समझ में आ गया कि वो ऐसा तो ग्राफ बनेगा, बट फिर भी हम बनाते हैं। ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो तो 0, π/2 डालो तो प्लस E0, और पाई डालोगे तो वापस से 0, 3π/2 डालोगे तो माइनस E0, फिर बाद में 2π डालने पे वापस से 0। और फिर ये डॉट्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, अब इसको देखो, है ना, ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो तो कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 1। कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 1। बचेगा क्या? प्लस I0। ओमेगा टी की वैल्यू π/2 डालो, 0। पाई डालोगे तो -1, यानी कि आपका माइनस I0। 3π/2 पे 0 और 2π पे वापस से 1। अब ये चीज़ों को जोड़ते हुए बनाएंगे अपन ग्राफ। ठीक है ना, चल जाएगा, मसला नहीं है। गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, मैं थोड़ा सा खेल खेलता हूँ यहाँ पे। जीरो से π/2। ठीक है, लिखो कि नहीं लिखो? देखो, अब यहाँ देखो, आपको नज़र आ रहा है यहाँ ये ग्राफ इसका। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ग्राफ बना सकते हैं अपन। अगर मैं मान लूँ करंट का मैं साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ बनाने वाला हूँ, तो करंट का ग्राफ मैं हमेशा डॉटेड लाइन से बनाऊँगा, ईएमएफ का प्लेन लाइन से बनाऊँगा। तो भाई देखो, ठीक है, 0 पे 0, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू, पाई पे 0, 3/2 पे निगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू और 2π पे वापस से 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा करंट। अच्छा, ईएमएफ का फिर ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस कॉस। तो भैया माइनस कॉस मतलब कॉस ओमेगा टी जब 0 तो भाई माइनस E0, π/2 पे 0, पाई पे फॉर प्लस E0, 3π/2 0 और ये फिर वापस से माइनस E0। तो अगर मैं इस लाइन को जोड़ूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, कह सकते हैं ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा नहीं बना यार, ये ऐसा बनेगा, है ना। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड करंट है। यहाँ पर भी बताना ज़रूरी है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड, सॉरी ये नहीं, ये डॉटेड लाइन इंड्यूस्ड क्या है? करंट है। तो इस तरह से दो अलग अलग ग्राफ बनते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको ग्राफ देके पूछेगा, पता लगाओ कौन सा सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव।
देखो ये देख के आपको पहली आंख में क्लियर हो जाएगा भैया ये तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो दोनों सेम तरह से वैरी करते हैं। सवाल ये है कि भैया कौन सा सर्किट है ना। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुमको मालूम ही नहीं है कौन सा है, इस पर नज़र डालो। इसको देखो, ये काय की इक्वेशन है, EMF की। कौन सी इक्वेशन है? साइन ओमेगा टी। तो मैं साइन वाला कर्व है, तो मैं बोलूँगा देखो भैया यहाँ पर जो है ना EMF का इक्वेशन है E=E0 साइन ओमेगा टी वाला आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, है ना। ये ग्राफ को देखो फिर, ये U वाला, ये कौन सा कर्व है? कॉस कर्व है, प्लस कॉस कर्व है। तो मैं बोलूँगा वो करंट की इक्वेशन है। फिर I=I0 कॉस ओमेगा टी। अच्छा, इसको फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकता हूँ। अच्छा, मतलब फिर ये कौन सा इक्वेशन बन गया आपका? कॉस का कर्व, कॉस का इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ ये कोसाइन वाला है ना, ये कॉस का है। तो भाई मैं बोल सकता हूँ देखो यहाँ पे कोसाइन का साइन बन गया ओमेगा टी प्लस π/2। अब यहाँ पर करंट लीड कर रहा है π/2 रेडियन से, मतलब करंट लीड कर रहा है π/2 रेडियन से, मतलब ये कौन सा सर्किट होगा? फिर आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आया समझ? या फिर इसको देखते हैं आप थोड़ी देर के लिए, मतलब डॉटेड लाइन कौन सी है? ये बोले करंट की है। अच्छा, यानी करंट की इक्वेशन क्या है? I=I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा, ये वाली लाइन किसकी है? तो बोले EMF की। ये कौन सा कॉस है? माइनस कॉस है। तो मैं लिखूंगा अच्छा E=-E0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? इसको देखकर तुमने बोले -E0 कॉस, अरे इसको तो तुम ऐसा लिख सकते साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अच्छा, मतलब EMF लैग कर रहा है करंट से, EMF लैग कर रहा है करंट से बाय π/2 रेडियन, मतलब ये कौन सा सर्किट हुआ? कैपेसिटिव सर्किट हुआ। आई बात समझ में तुमको? तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे कि इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ उसके बेसिस पे हम बनाए थे। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है फेजर डायग्राम, है ना। उसके अलावा भी एक चीज़ आती है फेजर डायग्राम। व्हाट इज फेजर डायग्राम? वही वेक्टर डायग्राम। कोई बना के बता सकता है कि मुझे फेजर डायग्राम? ट्राई करो तो एक बार। तुमने देखे ना, तुमने दो बना लिए, एक प्योर रेजिस्टिव का, प्योर इंडक्टिव का। ट्राई करके देखो, ये आखिरी फेजर डायग्राम है आपका प्योर कैपेसिटिव का। तो बताओ कैसे आ सकता है, कोशिश करो। आने दो, गलत तो गलत, कोई मसला नहीं। चलो करो, ट्राई करो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस बेसिस पे, इस इक्वेशन के बेसिस पे, ये वाली इक्वेशन के बेसिस पे, ये वाली बोर्ड का बनाना है ना अपने को। ये इक्वेशन के बेसिस पे अलग बनेगा, वो इक्वेशन के बेसिस पे अलग बनेगा। ये भी एक है खेल। ये वाली इक्वेशन को देखो और बनाओ। देखते हैं आप में से कोई बना पाता है क्या? अरे ट्राई तो कर, वो पहले की बनी हुई नहीं चाहिए, इसको चोरी बोलते हैं, है ना। लायकी तब है जब खुद से बना पाओ। चल ये वाली बना, ये वाली इक्वेशन के बेसिस पे बना तब मानूंगा मैं फेजर डायग्राम। जिसका एंगल ओमेगा टी है उसको एक्स एक्सिस के थोड़ा ऊपर रखकर उसका एंगल ओमेगा टी बना। हाँ बताओ प्रधान। ई की डंडी बड़ी होना? नहीं, गलत। तू कैसे बता फिर से? नहीं, मुझे उल्टा दिखा रहे तुम। नीचे ले लिए? नहीं, तुमने -E0 कॉस ओमेगा टी का डाले। -E0 थोड़ी है, +E0 है ना। तो निगेटिव रीजन में क्यों गए? अरे दोनों तो पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव रीजन में क्यों गए? E0 की डंडी बड़ी, I0 की छोटी। देखो सबसे पहले ये पहले E0 आएगा, है ना। और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो उसको फेस एंगल बोलते हैं। E0 E की एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा? ओमेगा टी। या E का फेस एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो वो एक्स एक्सिस के साथ आएगा। ये आ गया। अब आगे का खेल कैसा? करंट है पीछे कि आगे है? आगे। कितने एंगल से? π/2। मतलब क्या होगा? ये देखो, ये डंडी आएगी काय की? करंट की, I0। ये देखो π/2 रेडियन, है ना। π/2 एंगल से आगे है। फिर आप परपेंडिकुलर्स बनाएंगे y एक्सिस पे। ये रिप्रेजेंट करेगा आपका E=E0 साइन ओमेगा टी।
परपेंडिकुलर बनाएंगे वाई एक्सिस पे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई इक्वल्स टू आई जीरो कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 यानी कि कॉस ओमेगा टी। आया समझ में? चलो तुमको चैलेंज देता, मुझको ये वाले इक्वेशन पे ग्राफ बना के दिखाओ, वही फेजर डायग्राम। मान जाऊंगा मैं भाई, हार है भाई, आ गया तुमको फेजर डायग्राम ये वाली इक्वेशन पे, क्योंकि हो सकता है तुमको फेजर डायग्राम देकर पूछे भाई पता लगा कौन सा सर्किट है। डॉक्टर से भैया, डॉक्टर बनना है ना आपको, सिम्टम्स पहचान के आपको बताना पड़ेगा, मामूली मामूली फर्क रहेंगे सिम्टम्स में, है ना, फिर पता लगाना पड़ेगा क्या मसला है इसका, सादा बुखार है, वायरल फीवर है कि मलेरिया है, ये है क्या है, वो सब पता लगाना पड़ेगा आपको। चल इधर, एक मिनट बताइए। करेक्ट नहीं, एक गलती कर दी तुमने, मगर ओमेगा टी गलत कर डाले, ओमेगा टी हमेशा एक्स एक्सिस के साथ रहता। देखो अब तुम्हारा ये देखो आई जीरो साइन ओमेगा टी, करंट का डंडी ऐसा आएगा आई जीरो, उसका फेस एंगल क्या रहेगा ओमेगा टी, जिसका साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, जिसका साइन ओमेगा टी दिया हुआ है उसकी डंडी बनाना ऐसी और ओमेगा टी एक्स एक्सिस के साथ बना देने का। अब अगर वो लीड कर रहा है तो इधर बनाओ, अगर वो लैग कर रहा है तो नीचे बनाओ। कौन लैग कर रहा है? अब ईएमएफ की बारी ना, ईएमएफ लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लैग कर रहा, तो भाई ये इधर आएगा ई जीरो, है ना। और फिर आप बोलेंगे अच्छा अच्छा देखो भैया ये एंगल कितना बन रहा, पूरा का पूरा पाई बाय 2 है, 90 डिग्री का एंगल बनाना। आया समझ में? ठीक है, बना लो। अरे मुबारक हो, बनाया, वेरी गुड, सुपर टैलेंटेड, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। चलो हो गया। चलो सीआर सर्किट भी हो जाता जल्दी से, लिखो जल्दी से। चलो हो गया, ये पहला वाला ग्राफ हो गया। अब अपने को जाना है सीआर सर्किट पे, सीआर आरसी, जो बोलना है बोलो। सीक्वेंस डजेंट मैटर, रेजिस्टर लेफ्ट में है कि राइट में कनेक्टेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट ऐसा भी जाने वाला है ऐसा भी जाने वाला है। आर सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर वी आर रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वी सी रहेगा, और ये तुम्हारा टोटल, या ई के फॉर्म में भी लिख सकते ना यार, ई लिख देता यार काय को, दोबारा से कन्फ्यूजन। हाँ मगर वो नोट्स में बी के फॉर्म में, ठीक है ना। और ये करंट आए, ठीक है। फिर वही वेक्टर डायग्राम देखो, पिछली बार सबसे पहले ईएमएफ और करंट एक रेजिस्टिव सर्किट में सेम साथ में चल रहे थे, है ना। इसी कारण से आपको याद होगा कि ईआर का और आईआरएमएस का जो ग्राफ है वो ऐसा आया था कुछ सेम डायरेक्शन में। फिर ईएल लीड कर रहा था करंट से, तो इसीलिए वो ऐसा आया था। अब ईएमएफ यहाँ पर लैग कर रहा है, तो इसीलिए वो ऐसा आएगा। यहाँ कहीं बना लो वो, हाँ डंडी आगे रहे, चलो आगे कर लेते इसको। ईआर आईआरएमएस, बस। अब यहाँ लिख लो, एक काम करो, ये वेक्टर डायग्राम बना के लिख लो, ये काम में आएगा। ये तो जस्ट एक चैलेंज के तौर पे दिया था ना मैंने, कि यहाँ पर सी सर्किट में ये आईआरएमएस है और ये ईसी है,
और यहाँ करंट लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2 रेडियन और ईएमएफ लैग कर रहा है बाय पाई बाय 2 रेडियन। अब सीआर सर्किट बोले तो भैया यहाँ तो रेजिस्टर भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया, दोनों आ गए, तो यहाँ क्या खेल होगा? चलो मैं एक्स एक्सिस पे ईएमएफ एक्स एक्सिस पे करंट लेने वाला हूँ, वाई एक्सिस पे मैं ईएमएफ लेने वाला हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे ईसी क्या करता है? लीड करता है। ईसी क्या करता है? सॉरी लैग करता है पाई बाय 2 रेडियन। मगर ईआर सेम फेस में होता है करंट के सेम फेस में होता है। अच्छा ठीक है, अब ऐसा है तो भैया टोटल ईएमएफ क्या आएगा फिर? जो तुम्हारा टोटल ईएमएफ आएगा वो इधर आएगा, ये रहेगा टोटल ईएमएफ। ये ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ईएमएफ के बराबर होता है। यह है जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ईएमएफ के बराबर होता है। आप ई बोल सकते हैं या फिर ई आरएमएस बोल सकते हैं, इसको एक ही बात। और ये एंगल जो रहेगा ये ओमेगा टी रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा E इज इक्वल्स टू, वंस अगेन मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ER है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट EC है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ERMS या E जिसको हम लोग कहेंगे वो है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ EL स्क्वायर प्लस EL नहीं ER स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। वो एक ही बात होती है, कुछ फ़र्क नहीं होता है इसमें, ठीक है। मगर हम जानते हैं किंतु परंतु E है ना, या फिर जिसको मैं बोलूँगा ERMS, ये क्या है? IRMS इंटू Z के बराबर होता है। अरे हाँ या ना, IRMS इंटू Z के बराबर होता है। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्योंकि ये टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट है ना, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इम्पेडेंस, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टिव और एक नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट आ गया, तो टोटल इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। ER क्या रहेगा? वो रहेगा IRMS इंटू R। EC क्या रहेगा? IRMS इंटू XC, इजंट इट? चलो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा V की जगह E की जगह, तो वो हो जाएगा IRMS इंटू Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर प्लस IRMS का स्क्वायर इंटू XC का स्क्वायर। व्हाट विल हैपन? IRMS का स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा कॉमन, और ये IRMS से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। अरे पावर फिर से, ठीक है, आखिरी में ले लेता हूँ मैं। पावर भूल गया अपन कैपेसिटिव सर्किट का, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर जो एवरेज पावर वो रह गया, लास्ट में ले लूँगा। अब देखो यहाँ पे ये आ गया आपका Z इम्पिडेंस का फॉर्मूला। अब ऐसा है कि देखो एक बात तो साफ समझ में आ रही है यहाँ पे कि अगर सपोज करो इफ़ I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी है, तो EMF जो रहेगा माइनस E0 कॉस ओमेगा टी रहेगा। मतलब सिंपली यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पर करंट लीड करता है द इंड्यूस्ड E0 कॉस साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहां पर जो है करंट लीड करता है इंड्यूस्ड EMF से बाय 5 रेडियन। करंट जो है इंड्यूस्ड EMF से लीड कर रहा है बाय 5 रेडियन। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया करंट लीड करके चल रहा है इंड्यूस्ड EMF से
बाय 5 रेडियन। तो मैं अगर ये निकालना चाहूँ कि फेस एंगल क्या है इसका, फेस एंगल निकालने के लिए मुझे tan phi लेना पड़ेगा पहले। tan phi क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो phi, ये फेस एंगल जो है phi, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, EC, एडजेसेंट साइड क्या है, ER। तो वो हो जाएगा EC अपॉन ER, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, IRMS इंटू XC और IRMS इंटू R। IRMS क्या हो गया, कैंसल। Therefore tan phi is equals to XC upon R, therefore phi is equals to tan inverse of XC upon R। याद होगा अगर आपको, पिछले केस में वो XL upon R था, इस बार क्या है वो XC upon R है। ये यहाँ मेरा एरर हो गया था, वो phi आएगा, फेस एंगल phi रहेगा ये, है ना। करंट और EMF के बीच का एंगल फेस एंगल phi रहता है, मेरे से गलती हो गई थी। अच्छा ठीक है, ये हो गया फेस एंगल। पावर फैक्टर क्या रहेगा फिर, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ फाई। कॉस ऑफ फाई म्हणजे काय, एडजस्टेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ER अपॉन E, ER अपॉन E, यानी कि IRMS इंटू R अपॉन IRMS इंटू Z। देयरफॉर कॉस फाई इज इक्वल्स टू R बाय Z। ये मेरे पास पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज इट। आखिरी में पूरा जब मैं लूँगा RL, LR, CR और LCR, एक सर्किट बचता है अपने, इसके बाद LCR सर्किट। फिर पूरा कलेक्टिवली एक टेबल बना के बताऊंगा तुमको मैं, कंपैरिजन करके कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, तुमको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी इससे। और जो छूट गया था अपना पावर एंड एवरेज पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, पावर का तो फॉर्मूला क्या रहेगा, E इंटू आई। E की वैल्यू क्या है, E0 साइन या E0 कॉस ओमेगा टी है ना उसका, और I का वैल्यू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी। E0 I0 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। E0 I0 अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, या जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ERMS इंटू IRMS साइन 2 ओमेगा टी। और देखो यहाँ पे एवरेज पावर क्या रहेगा, देखो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ERMS या E0 I0 अपॉन 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। आप ऐसा भी दिख सकते हैं, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, है ना। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है ना एवरेज पावर का, अपेरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर। मगर यहाँ पर फेस एंगल क्या है, अरे π/2 है, फेस एंगल क्या है, π/2 है, तो फिर ये cos π/2 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा फिर 0। एक ये मेथड से भी आप उसको कर सकते हैं। ओके, दिस इज इट। ये हमारा एवरेज पावर का वैल्यू आया। ओके, समझ में आया ये, ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ हमारा थ्योरी ख़त्म होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। अगले लेक्चर में हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, है ना, कल मतलब।